बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक और नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और ये नेम रिएक्शन है रीफर-मटकी रिएक्शन। रीफर-मटकी रिएक्शन के अंदर अल्फ़ा हेलो एस्टर रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक जिंक, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है इस रिएक्शन के अंदर वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि रीफर-मटकी रिएक्शन बुनियादी तौर पर रिएक्शन है अल्फ़ा हेलो एस्टर का एल्डिहाइड या कीटोन के साथ मेटालिक जिंक की मौजूदगी में, और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं वो जनरली इनर्ट सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे डाईएथल ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है या डाईऑक्सिन वगैरह है। इस रिएक्शन के अंदर जो एक कंपोनेंट होता है, हमने बात की कि वो हम अल्फ़ा हेलो एस्टर यूज़ करते हैं। यूजली ये अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर होता है, लेकिन उसकी जगह पे जो इसके विनाइल एनालॉग हैं अल्फ़ा हेलो एस्टर के, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट इस रिएक्शन के अंदर होता है वो चूँकि कार्बोनिल कंपाउंड होता है कोई, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एलिफैटिक हो सकता है, वो एरोमेटिक हो सकता है, वो हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, और उसके अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। यानी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरह के कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में रिएक्शन जो है इसको इसकी अल्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि चूँकि ये रिएक्शन जो है वो मेटालिक जिंक की मौजूदगी में होता है, तो अगर हम एक्टिवेटेड जिंक जो है वो यूज़ करेंगे तो वो इन्हांस कर देगा इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को भी और इसकी यील्ड को भी। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हम एक्टिवेटेड जिंक जो है वो यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो उसके नतीजे में रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी एंड यील्ड। एक्टिवेशन का बुनियादी तौर पे मतलब जो है वो ये है कि जिंक के ऊपर जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव करवा दिया जाए किसी तरह से, और उसके नतीजे में फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मेटल जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। और इसके लिए हम इसको आयोडीन के साथ जो है वो ट्रीट करवा सकते हैं, हम इसको डाईब्रोमोमीथेन के साथ जो है वो ट्रीट करवा सकते हैं, या इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो वाश करवा सकते हैं इस्तेमाल करने से पहले। मैं रिपीट करता हूँ कि जो हम इस रिएक्शन के अंदर जिंक यूज़ कर रहे होते हैं वो अगर एक्टिवेटेड जिंक हो तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी एंड यील्ड। और इसको एक्टिवेट करवाने का तरीका जो है वो ये है कि इसके ऊपर से हर तरह की जो जिंक ऑक्साइड की अगर कोई लेयर मौजूद है तो उसको रिमूव करवा दिया जाए आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट करवा के, या डाईब्रोमीथेन के साथ ट्रीटमेंट करवा के, या इसको डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो वाश करके हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब आप ये रिएक्शन देख लें कि किस तरह से एक जो अल्फ़ा हेलो एस्टर है वो रिएक्ट कर रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक की मौजूदगी में, और फिर उसका एसिड वर्क अप है, और किस तरह से उसके नतीजे में जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। यानी आप देखें कि ये हम अल्फ़ा हेलो एस्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यानी ये बुनियादी तौर पे तो एक एस्टर है, लेकिन अल्फ़ा कार्बन जो है उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है एक्स, और एक्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और जब ये अटैच्ड होगा इसके साथ तो हम इसको क्लोरोब्रोमो या आयोडो ग्रुप कह सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट इस रिएक्शन का आप देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली तो कीटोन है। तो जिंक की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और फिर जो दूसरा इसका है कि बाद में इसका एसिड वर्कअप करवाया जाता है, जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है जो कि बुनियादी तौर पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो इसके बाद अब हम थोड़ी इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म की बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है। लेकिन उस मूव करने से पहले एक दफ़ा फिर से आप इस रिएक्शन को देख लें कि इसमें बुनियादी तौर पे रिएक्शन जो है वो अल्फ़ा हेलो एस्टर का है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक मेटल की मौजूदगी में, और जिंक मेटल अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो तो रिएक्शन जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है उसकी, और फिर उसका एसिड वर्कअप है। यानी ये बुनियादी तौर पे ये दो डिफरेंट स्टेप्स हैं, यानी पहले जो है वो रिएक्शन होगा और फिर उसका एसिड वर्कअप करवाया जाता है, जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है जो कि बुनियादी तौर पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। यानी ये बुनियादी तौर पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और उसकी बीटा पोजीशन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। अब हम ये वाली बात कर लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है, यानी इसकी मैकेनिज़्म जो है वो क्या होती है। अब हम इस पे मूव करते हैं।
तो ये बुनियादी तौर पे मैकेनिज़्म है री-फॉर्मेट की रिएक्शन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन होता है और कौन से स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप इस पे गौर करेंगे तो आपको इस रिएक्शन के अंदर जो है वो एल्डोल रिएक्शन भी नज़र आएगा और इस रिएक्शन के अंदर कुछ ग्रिगनेट जो रिएजेंट है उसकी झलक भी आपको नज़र आएगी। यानी अगर हम स्टार्ट करें इस रिएक्शन के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा हेलो एस्टर है स्टार्टिंग मटेरियल, उसको सबसे पहले जिंक के साथ ट्रीट करवाया जाता है। तो आप इसमें देखें कि जिंक जो है वो बुनियादी तौर पे सैंडविच हो जाती है बिटवीन कार्बन एंड जो ब्रोमाइड ग्रुप है उसके दरमियान, और ये कमोबेश उसी तरह से है जिस तरह से ग्रिगनेट रिएजेंट के अंदर आप देखते हैं कि अल्काइल हेलाइड जो है उसको मैग्नीशियम के साथ जो है वो ट्रीट करवाया जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो सैंडविच हो जाती है बिटवीन कार्बन एंड हेलो ग्रुप, और यहाँ पे जो अल्फ़ा हेलो एस्टर है इसको ट्रीट करवाया जाता है जिंक मेटल के साथ। अगर ये भी मेटल है उसी तरह से जिस तरह से मैग्नीशियम है, और जिंक जो है ये भी सैंडविच हो रही है बिटवीन कार्बन एंड जो हेलो ग्रुप है यानी ब्रोमो ग्रुप है उनके दरमियान। और इससे बुनियादी तौर पे हुआ ये कि अब कार्बन जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है जिंक मेटल, और मेटल्स हैं ये चूँकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उससे हुआ ये कि कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, यानी कार्बन के अपने ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, जो जिंक है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम जिंक टू कार्बन, जिसके नतीजे में जिंक के अपने ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पहला स्टेप है इस रिएक्शन के अंदर, यानी जो अल्फ़ा हेलो एस्टर है जब उसको जिंक के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो इस तरह का इंटरमीडिएट जो है वो आपके पास फॉर्म होता है, जिसमें बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम जिंक टुवर्ड्स कार्बन, जिससे कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बेनाइन बना है यानी नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और उस रेजोनेंस के नतीजे में आप देख सकते हैं ये जो एनाइन आपको नज़र आ रहा है इसके मुतल्लिक हमने पीछे बारहा बात की, हमने अलहदा से भी एक जो है वो लेक्चर इसके ऊपर जो है वो रखा था जिसमें हमने इनोलेट्स की और इनोल्स की बात की। तो बुनियादी तौर पे ये जो कार्बेनाइन है ये इनोलेट है, और इनोलेट्स के मुतल्लिक आप लोगों को पता है कि ये हाईली न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ होती है। तो बुनियादी तौर पे जो अल्फ़ा हेलो एस्टर है उसको जिंक के साथ ट्रीट करने का मकसद जो है वो यहाँ पे ये है कि हमने एक इनोलेट जो है वो पैदा करवाया, और इनोलेट जो है ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है। और दूसरा कंपोनेंट जो इस रिएक्शन का है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड के मुतल्लिक अच्छी तरह से आप ये वाली बात जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, और इनोलेट के साथ रिएक्शन करना उसके लिए बहुत आसान होता है। सो बुनियादी तौर पे अब जो अगला स्टेप है रिएक्शन का वो बिटवीन इनोलेट एंड कार्बोनिल कंपाउंड है। सो बेसिकली ये एल्डोल टाइप रिएक्शन है जिसमें इनोलेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो है वो अटैक करती है, यानी एडिशन होती है यहाँ पे, यानी ये एडिशन स्टेप है। सो ये एल्डोल रिएक्शन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो इनोलेट है सॉरी दिस वन, ये इनोलेट किस तरह से इस कार्बन कंपाउंड के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, यानी उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और एक जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो अब पॉजिटिवली चार्ज जिंक के साथ जुड़ जाएगी। ये वाली बात आप समझ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये वाला स्टेप जो है ये एल्डोल टाइप एडिशन है, यानी जिसमें इनोलेट जो है वो अटैक कर रहा होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। और फिर फाइनल जो स्टेप है ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस है, और इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यानी जब एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी की जाएगी, एसिड वर्कअप है इसका, तो इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हाइड्रोक्सी ग्रुप अब आपको बीटा पोजीशन पे नज़र आ रहा है। सो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन में बन जाएगी जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो इस तरह से जो है वो री-फॉर्मेट की रिएक्शन होता है, यानी डिफरेंट ये वाले स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो है वो जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है उसको जिंक मेटल के साथ जो है वो ट्रीट करवाया जाता है, और अगर हम जो है वो एक्टिवेटेड फाइनली डिवाइडेड जिंक जो है वो लें तो रिएक्शन जो है वो बड़ा एफिशिएंट हो जाता है। इस रिएक्शन के नतीजे में जो है वो इनोलेट हमने जो है वो पैदा करवा लिया, और इनोलेट जो है वो अब न्यूक्लियोफाइल बन के जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है, यानी बेसिकली ये एडिशन होती है, ये वाली जो है यहाँ पे चीज़ बन जाती है। और फिर जब इसका एसिड वर्कअप करवाया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है इस रिएक्शन में, जो कि बुनियादी तौर पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो अब हम थोड़ी इस रिएक्शन की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट होता है।
सो बुनियादी तौर पे तो जो एप्लीकेशंस हैं रिफर मटकी रिएक्शन की वो तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हैं, यानी डिफरेंट तरह की सिंथेसिस में हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी बुनियादी तौर पे ये रिएक्शन जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मिंग है, यानी जिसमें नए कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो फार्म होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगरचे ऐसे रिएक्शन जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्म होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ज़रूरत के मुताबिक हम इस तरह के रिएक्शन जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इस तरह की नए बॉन्ड जो हैं वो फार्म करने की ज़रूरत होती है। तो आप देखें ये पहला रिएक्शन जो है इसके अंदर भी हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है। ये एल्डिहाइड जो है बेसिकली हेट्रोसाइकिल है एक, यानी इसमें थायोफीन हेट्रोसाइकिल जो है वो आपको नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप, उसको रिएक्ट करवाया गया हुआ है अगेन अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर के साथ, और ये इथाइल एस्टर है बुनियादी तौर पे। तो जिंक मेटल के साथ जो है इसको ट्रीट करवाया गया हुआ है। ईथर जो है वो इनर्ट सॉल्वेंट हमने यूज़ किया हुआ है। और फिर जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस होती है, एलिमिनेशन वाली बात भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पे आपको पता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस के मतलब आपको ये वाली बात भी पता है, ये जो एल्डोल तरह के रिएक्शंस होते हैं कि इनमें कंडेंसेशन हो सकती है, और कंडेंसेशन में बुनियादी तौर पे हम ये बात करते हैं कि एडिशन होने के बाद एलिमिनेशन का चांस होता है, और जब एलिमिनेशन हो जाएगी तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इस तरह की एग्जांपल आपने एल्डोल रिएक्शन के अंदर भी देखी थी कि पहले हमें किस तरह से एल्डोल प्रोडक्ट बनती है, और फिर एल्डोल प्रोडक्ट जो उसमें जब एलिमिनेशन हो जाती है तो फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो किस तरह से ऑब्टेन होते हैं। तो इस एग्जांपल में बुनियादी तौर पे आप यही वाली बात देख रहे हैं कि हम पीछे तो यही बात कर रहे हैं कि रिफर मटकी रिएक्शन के अंदर जो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट की जगह पे नज़र आ रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे ऐसे ही होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनने के बाद एलिमिनेशन हो रही है और फिर ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होती है। इसी तरह से दो एग्जांपल्स और जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं एप्लीकेशंस में। इसमें भी आप देखें दूसरी एग्जांपल के अंदर भी कि हमने एक जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको ट्रीट करवा रहे हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्फ़ा ब्रोमो जो एस्टर है उसके साथ अगेन जिंक मेटल की मौजूदगी में हमने आयोडीन जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और आयोडीन का फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यानी पीछे भी हमने बात की कि जिंक अगर जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, और एक्टिवेटेड होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की कोई लेयर मौजूद ना हो। और ये कैसे हो सकता है, तो हमने एक बात ये भी की थी, इसको आयोडीन के साथ हम ट्रीट करवा सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे आयोडीन जो है वो बेसिकली जिंक को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करें, और फिर उसका एसिड वर्कअप है, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो रही है। अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें भी एक बात आपको ये वाली नज़र आ रही है कि जो एस्टर ग्रुप है उसकी जगह पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो नज़र आ रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। और ये कैसे हुआ आप इसको भी समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पे जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो जो एस्टर होते हैं वो टूट के जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ये वाली बात भी आपको होता है कि एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करवा ली जाती है तो वो फिर बुनियादी तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे यही वाली बात हो रही है। इसी तरह से जो तीसरी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है उसके अंदर भी आप इसी तरह की कुछ बात देख सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड इसको ट्रीट करवाया गया हुआ है अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ जिंक मेटल की प्रेजेंस में। अगेन ईथर जो है वो हम सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं, और आयोडीन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं जिंक को एक्टिवेट करवाने के लिए, और उसका एसिड वर्कअप भी है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होती है। तो ये कुछ बातें थी रिफर मटकी रिएक्शन के मतलब। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इसमें से।